जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। देखिए, हम लोगों की उर्दू पेडागोजी की मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोगों ने 19 क्लासें पूरी कर ली हैं और इस सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक मैंने 2018 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर को मुकम्मल करा दिया है, उसकी पूरी तज्ज़िया कर ली है, पूरा तहलील कर लिया है और उसी के साथ क्वेश्चन के आखिर में 10 टर्मिनोलॉजी को भी देखते हैं। अभी तक हमारी 150 टर्मिनोलॉजी पूरी हो गई है। देखिए, हम लोगों के साथ दिक्कत यह है कि हम लोग जो पेडागोजी पूछी जाती है उसको इंग्लिश में, इसी के साथ साथ हिंदी में पढ़े रहते हैं, लेकिन उर्दू में उस टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाते, इसलिए हम सही आंसर की जानिब भी नहीं पहुंच पाते हैं। इसके देखते हुए मैं आखिर में 10 टर्मिनोलॉजी को जमा करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 150 आपकी हो गई है, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे आखिर में देख सकते हैं। देखिए, आज 151 से 160 तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की तहलील करेंगे, उसके बाद आखिर में उसको भी देखेंगे। चलिए, ये आपका जो क्वेश्चन है ये 2024 में अभी हालिया में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आपका पेपर फर्स्ट है, ठीक है। देखिए, ये आपका पेपर फर्स्ट है, इसमें से हमने पेडागोजी के क्वेश्चन को लिया है। इसको देखेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि पूछने का पैटर्न क्या है, किस तरह के सवालात बनते हैं और हम लोग ऑप्शन के ज़रिए थ्योरी को समझेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको थ्योरी भी समझाऊंगा, कौन सा ऑप्शन सही बन रहा, सही क्यों है, इसको भी बताऊंगा। इस चीज़ को आप जानने के बाद इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। इंशाल्लाह आप जो उर्दू में 30 में 30 नंबर भी ला सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर आप नए हैं तो निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ये जो आपको क्लास ली जाती है इसकी PDF आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको वहाँ से जो है वीडियो की लिंक भी मिलेगी। अगर उसका हिस्सा नहीं बने हैं तो फटाफट आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ जाएं। इसी के साथ लाइक भी करें। आखिर में कमेंट यानी आखिर में आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि समझ में आई कि नहीं और कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, उसके बारे में भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लैंडस्केप मोड में देख रहे हैं, क्योंकि मोबाइल को लेटा कर देखेंगे तो वीडियो आपको क्लियर दिखेगी और उसके साथ साथ जो इसमें PPT दिख रही है वो आपको बहुत साफ दिखेगी। तो ऐसे लेटा कर देखिए और किनारे में आपको जो है सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उससे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। आगे चलिए, देखिए ये आपका सेट जो है A1 वाला सेट है, इसको 1 भी कहिए या I वाला सेट जो आपका था 2024 में आया है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखते हैं उसमें से जो पेडागोजी के कितने क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 और 15 क्वेश्चन जो आते हैं, अगर पेपर आपका फर्स्ट है तो उसमें से एक नस्र का, एक नज़्म का, उसी में से सवालात पूछे जाते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि आप अनसीन पैसेज को ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करें। आखिर में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप उसको देख करके समझिएगा, क्योंकि बहुत कम पैराग्राफ रिपीट होता है। लेकिन कुछ आप ट्रिक सीख लेंगे तो आप उसमें से भी जो 15 नंबर के वो आते हैं वो भी आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ 15 नंबर के आपके पेडागोजी को इस तरह से समझिएगा, इससे आपका जो दूसरा लैंग्वेज है यानी दूसरी ज़ुबान है वो भी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पता है आपकी लैंग्वेज पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड दोनों का सिलेबस सेम है। चलिए, अब हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, 15 क्वेश्चन होंगे। दर्जा झेल जुमले के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। अब ये जो जुमला दिया गया है इसके हवाले से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। देखिए, नज़्म गीत गाना और गुनगुनाना बच्चों के लिए तरीक़े हैं, यानी आप नज़्म पढ़ाना चाहते हैं, जिसको आप कहते हैं पोइट्री,
या गीत गाते हैं या गुनगुनाते हैं, बच्चों के लिए तरीक़े हैं। इस लिहाज से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। लफ्ज़ियात के इजाफ़े के, क्या इससे लफ्ज़ियात में इजाफ़ा होगा। लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त को याद करना, ठीक है। और तीसरा क्या है, तलफ़्फ़ुज़ की मश्क। चौथा क्या है, जुमलों की वज़ाक़त दुरुस्त करना और अल्फाज में इजाफ़ा करना। देखिए, चाहे आप नज़्म पढ़ाएं, उसको गा करके पढ़ाएं या गुनगुना करके पढ़ाएं, हालांकि नज़्म को आपको पहले ही बुलंद ख्वानी करके पढ़ाना होता है। उसमें जो है जिस ऑप्शन में ये आ जाए याद करने यानी मेमोराइजेशन का जहाँ कंसेप्ट आपके सामने आ जाए, वो हमेशा जो है गलत होता है। लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त को याद करना क्या मकसद होता, देखिए याद करना नहीं होता। पूछा क्या जा रहा है, दुरुस्त नहीं है तो यही है, याद करना नहीं होता, इसलिए आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे पूछा जा रहा है, प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। देखिए, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो यानी प्राइमरी लेवल का हो या पेपर सेकंड यानी अपर प्राइमरी का हो, सिलेबस तो सेम है। एक दो क्वेश्चन सिर्फ इधर उधर आते हैं, इसलिए इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं जो अपर प्राइमरी लेवल के सवालात हैं उनका तज्जिया करूँगा। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे, आपका दिमाग शार्प होगा, आप जल्दी ऑप्शन का हल निकाल सकेंगे। देखिए, प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं। देखिए, कुतुब खाने को सिर्फ किताबों का ज़ख़ीरा ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि कि कुतुब खाने में सिर्फ किताब ही नहीं मिलती बल्कि और क्या चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए, आमोज़गार अदब अतफ़ाल की मुतनव्वे असनाफ से मुतारिफ़ हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, लाइब्रेरी में जाएगा तो अदब अतफ़ाल यानी चाइल्ड लिटरेचर की बहुत सारी किताबें एक तरफ से सीरीज़ लगी होंगी, उसको समझ सकेगा। ये तो सही लग रहा है। यहाँ पूछा क्या जा रहा है, क्या दुरुस्त नहीं है। किताबों के साथ मसरूफ़ियत का सरगर्म माहौल, जाहिर सी बात, आप जाएंगे किताब निकाल करके पढ़ेंगे तो उसके साथ जो है आप मसरूफ़ रहेंगे, तो ये भी सही है। उस्ताद और दूसरे बालिग हजरात कुतुब खानों में पढ़ने के नमूना जाती किरदार का मुजाहरा कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अब वहाँ जो कुछ है यानी कुतुब खाने में पढ़ने की जो नमूने हैं उनको वो दिखा सकते हैं, उनका मुजाहरा यानी उनको अगर लाइब्रेरी में कहीं जो प्रोजेक्टर लगा वहाँ भी दिखा सकते हैं कि कौन कौन सी किताबें अवेलेबल हैं, ये भी दुरुस्त लग रहा है। आगे क्या है, कुतुब खाने में दरसी किताबों की बुलंद ख़वानी सबसे बेहतर हो सकते, गलत बात। अब कुतुब खाने में क्या होता है, सब लोग अपना अपना पढ़ते हैं, इसलिए वहाँ खामोश मुताला किया जाता है। हाँ, अगर कोई प्रोग्राम छोटा मोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन दरसी किताबों की बुलंद ख़वानी सिर्फ कुतुब खाने ही में अच्छी होगी, ये बिल्कुल गलत है। तो गलत है तो क्या पूछा जा रहा है, दुरुस्त नहीं है, तो चौथा ऑप्शन सही है। ये सब आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो रहा है। तो अगर आपको समझाने का तरीका समझ में आ रहा है, फीडबैक दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिए। इसी के साथ आप जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगला मॉक टेस्ट जो है वो भी जैसे ही बने उसकी वीडियो का लिंक आपके पास पहुंच जाएगा, अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, जो भी ऑप्शन है क्वेश्चन को पहले खुद हल करके उसका जवाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए, क्योंकि जब आप खुद हल करेंगे तो आपकी लर्निंग बाय डूइंग होगी। उसके बाद आखिर में मैं तो ऑप्शन उसको बताता ही हूँ, आखिर में फीडबैक दीजिएगा कि 15 में से कितनी पेडागोजी आपकी सही हो रही थी। ठीक है, इससे क्या होगा, आप 100% इन्वॉल्व होकर सीखेंगे और आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ख्वादगी मतलब रीडिंग यानी पढ़ना। ख्वादगी के हुसूल के लिए किसमें दस्तरस होनी चाहिए, पढ़ने के लिए किस चीज़ में आपकी दस्तरस यानी पकड़ होनी चाहिए। सौतियाती आगाही और रवानी यानी जो साउंड है उसको आप समझ सकें और आपके पढ़ने में रवानी हो। इसी तरह मालूम लफ्ज़ियात और पैटर्न को पहचानना, डी कोड करना और ज़ुबान की तफ़हीम यानी ज़ुबान की अंडरस्टैंडिंग, और सेहत और सौतियाती तफ़हीम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
देखिए सब देखा जाए तो ये डी कोडिंग, देखिए डी कोडिंग क्या होता है। देखिए आजकल क्या है, जो इंग्लिश में आपके सिलेबस दिए गए हैं पेडागोजी के, आजकल हूबहू जो इंग्लिश में पूछा जाता है उसी को ट्रांसलेट करके क्या करते हैं लोग, उर्दू में भी दे देते हैं। तो डी कोडिंग, एक होता है कोडिंग, यानी सबसे पहले जो चीज़ आप करेंगे किसी चीज़ पे कोड डालेंगे वो कोड। डी कोडिंग, इसको दोबारा करना, डी कोडिंग करना और ज़ुबान की तफहीम और फिर ज़ुबान का डी कोडिंग मतलब होता है जैसे कुछ लिखा हुआ है तो उसके आगे पीछे साबिका लाहिका लगा है तो क्या माना बन रहा है, कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको डी कोडिंग कह सकते हैं। इसी के साथ ज़ुबान की तफहीम, क्या कहा जा रहा है, आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट से यानी सियाक़ व सबाक़ से समझने की कोशिश की जाएगी। यही क्या है, दस्तरस होनी चाहिए, इसी चीज़ पे जो है तालिब इल्म की यानी आमोज़गार की पकड़ होनी चाहिए। आगे क्या है, क़वाइद की मौजू तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। इसमें बताइए क़वाइद, क़वाइद का मतलब ग्रामर, उसके मौजू तदरीस के हवाले से इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका दुरुस्त नहीं है। मुनासिब तरसील को पेश करना, जाहिर सी बात है ये तो सही है। क़वाइद के मौजू उसूलों को बाहर लाना, जाहिर सी बात है। आप टेक्स्ट में टेक्स्ट ही के ज़रिए जो क़वाइद के उसूल हैं उसको आप बताएंगे, ना कि अलग से ग्रामर पढ़ाएंगे, ये भी सही है। यहाँ दुरुस्त नहीं है पूछा जा रहा है। तरसील में मश्क करवाना, तरसील में मतलब कम्युनिकेशन यानी इबलाग में मुवासलात में मश्क कराना, उसूलों को याद करके क़वाइद की आमोज़िश यानी उसूलों को याद रखिए। जहाँ भी रटने का सेंस आ जाए वो हमेशा गलत होता है। तो पूछा क्या जा रहा, दुरुस्त कौन सा नहीं है, चौथा, और बाकी सब दुरुस्त है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे क्या पूछा जा रहा है, ख्वादगी की तदरीस का वो तरीक़ा जो हर्फ और आवाज़ के माबैन रिश्तों पर ज़ोर देता है वो क्या कहलाता है। यानी ख्वादगी का तदरीस का तरीक़ा जो हर्फ का मतलब लेटर और आवाज़ यानी साउंड के दरमियान जिससे रिश्ता कायम होता है वो कौन सा तरीक़ा कहलाता है। कुल्ली यानी कुल लसानी तरीक़ा, क़वाइद का इतलाक़ यानी क़वाइद को इम्प्लीमेंट करना, हालाती तरीक़ा सौती। यहाँ क्या है, ख्वादगी के हर्फ और आवाज़ का मतलब ही होता है साउंड और सौत का मतलब भी होता है साउंड, ये सौती तरीक़ा होता है, ठीक है, यानी फ़ोनोलॉजी वाला, ठीक है। आगे चलिए, आगे पूछा जा रहा है, एक उस्ताद तीसरे जमात के तलबा से कहता है कि वो इसमें नकरा से यानी ऐसा इसमें जो यानी इनडेफिनिट नाउन, इसमें नकरा से मुताल्लिक़ 5 सवालात अपने साथियों से करे। इस तरह की सरगर्मियाँ क्या कहलाती हैं। यानी बच्चे आपस में ग्रुप में अगर सीखते हैं, इस तरह की सरगर्मी अगर टीचर कराता है तो इसको क्या कहते हैं। ज़ुबान रवानी की मश्क के लिए, इंज़िबाती ज़ुबानी मश्क के लिए, आज़ादाना तौर पर बोलने के लिए, खामोशी से सुनने के लिए। ये तो गलत है, ये भी गलत है। इन दोनों में से देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन पहला होगा, ज़ुबान रवानी की मश्क के लिए। जाहिर सी बात है, जब बच्चे एक दूसरे से पूछेंगे तो सुनेंगे, तो पूछेंगे उसका जवाब भी देंगे, तो इससे क्या है, बोलने में रवानगी पैदा होगी, ठीक है। ये अच्छी मश्क होगी, बच्चे के अंदर लिसनिंग के साथ स्पीकिंग दोनों स्किल जो है डेवलप होगी, यानी उसकी नशोनुमा होगी। आगे है, तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास रूम में एक रीडिंग कैरियर बनाना चाहता है, यानी रीडिंग के लिए कुछ प्रैक्टिस कराना चाहता है। तलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले किस सवाल पर गौर करना चाहिए। यानी रीडिंग के लिए कुछ ऐसा सिलेबस डिज़ाइन करेगा, ठीक है। देखिए कोई सिलेबस बनाएगा, ठीक है, जिसको आप करिकुलम डेवलप किया जाता है। करिकुलम का हिस्सा ही छोटा पार्ट क्या होता है, सिलेबस। तलबा की किताबों के इंतखाब, अब तलबा के लिए किताबों का इंतखाब किया जा रहा है कि बच्चे के लिए कौन सी किताब, यानी दर्जा 5th का है या 4th का है, कौन सी किताब पढ़ाई जाए। सबसे पहले किस सवाल पर गौर करना चाहिए, यानी इंतखाब करते वक्त बताइए
क्या इन किताबों के मुसन्निफ़ अदब अतफ़ाल की दुनिया में मशहूर व मारूफ़ हैं? ठीक है, ये तो अच्छा लग रहा है। क्या तहरीर करदा किताबें क्लास के ज़्यादातर बच्चों की पढ़ने की सतह से परे हैं? ठीक है, ये भी अहम है, लेकिन देखते हैं सबसे अहम कौन पूछा जा रहा है। क्या ये किताबें तीसरी जमात की दरसियात मतलब वही सलेबस या आप करिकुलम कह सकते हैं के मकासद के हुसूल में मुआविन हैं? क्या एक से ज़ायद तदरीसी असबाक में यानी सबाक में यानी कॉन्टेक्स्ट में इन किताबों का इस्तेमाल मुनासिब है? देखिए, सबसे पहले सवाल यही उठना चाहिए, पहला वाला, क्या इन किताबों के मुसन्निफ़ अदब अतफ़ाल की दुनिया में मशहूर हैं? ज़ाहिर सी बात है, जिस मुसन्निफ़ ने इस किताब को लिखा है क्या वो चाइल्ड लिटरेचर में मशहूर है? ज़ाहिर सी बात है, अगर मशहूर होगा तो चाइल्ड लिटरेचर से मुतालिक मवाद भी अच्छा इकट्ठा करेगा। तो पहला सवाल यही उठना चाहिए जब आप सलेबस डिज़ाइन करेंगे उसमें। आगे क्या है, दर्जा झेल में से कौन सा तरीक़ा आमोज़गारों के असल मकसद यानी असल ज़िंदगी के हालात में ज़ुबान के इस्तेमाल के हुसूल में मुआविन होता है? असल मकसद कौन सा होगा बताइए? फ़ितरी तरीक़ा, तरसील तरीक़ा, रास्त तरीक़ा, समाई तरीक़ा, लिसानी तरीक़ा। ठीक है, फ़ितरी मतलब नेचुरल, तरसील मतलब कम्युनिकेशन का, और रास्त मतलब डायरेक्ट मेथड। बताइए इसमें से कौन सा असल मकसद होगा? देखिए, तरसीली तरीक़ा होगा। देखिए, अक्सर तरसीली आ जाए, इबलागी आ जाए, मुवासलाती आ जाए, यानी एक कम्युनिकेशन, ये ऑप्शन अक्सर सही होता है। ठीक है, इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। तरसील तरीक़ा, जाहिर सी बात है, ज़ुबान सीखने का असल मकसद ये है कि आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकें, अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। ठीक है, यही असल मकसद होना चाहिए, ना कि ज़ुबान सीख करके अच्छा नंबर ला सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है। उस्ताद आमोज़गारों से अपने वर्कबुक बदलने और अपने साथ के काम को जांचने के लिए कहता है। कहता है वर्कबुक जो काम करने की बुक है उसको बदलो और अपने साथ के काम को जांचने के लिए कहता है। तो क्या है, कहने का मकसद क्या है बताइए? तौसीई मुताले से मश्क के लिए देना, नई लफ्ज़ियात के इस्तेमाल के लिए मश्क देना, साख्तों का इंज़िबाती मश्क देना, हमजोलियों की इस्लाह की महारत को फ़रोग़। यही सबसे अच्छा देखिए, हमजोलियों, जाहिर सी बात है बच्चा ग्रुप में सीख रहा है, जो उसके पीयर ग्रुप्स हैं उनकी इस्लाह की महारत को फ़रोग़ इसके ज़रिए मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलिए, आगे है बच्चे बुनियादी सतह पर आमोजिश में ज़्यादा मशगूल होते हैं जब किसमें बच्चे ज़्यादा सीखते हैं? बताइए किस अमल में? उस्ताद के बाद गाते हैं, जब मुख्तलिफ़ हवास को बरतते और अपने हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ हवास को बरतते हैं, जाहिर से बात है हवासे खमसे ज़ाहिरा यानी सेंस उसके कितने हैं? 5 हैं। जैसे नाक है उससे सुनना, ज़ुबान है उससे चखना, आँख है उससे देखना, कान है उससे सुनना, हाथ है उससे टच करके देखना, ये सब करके हवास। जब मुख्तलिफ़ हवास को बरतते और अपने हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल करेंगे तो बुनियादी सतह पर आमोजिश में ज़्यादा मशगूल इसी में होंगे। सारा उसके जो हवासे खमसे ज़ाहिरा हैं उसमें से ज़्यादा जो है उसके हिस्सी चीज़ें उसमें एक्टिव रहेंगी। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। आगे, अपने कापी में हुरूफ पर हाथ फेरते या बार बार लिखते हैं तो गलत है। जब तवज्जो सिर्फ उम्दा हरकी महारत यानी मोटर स्किल को फ़रोग़ देने पर होती है, यानी ये एक्सट्रीम की तरफ ऑप्शन ले जा रहा है, इसलिए ये भी गलत होगा। आगे क्या है, 5वीं जमात का तालिब इल्म कहता है कि अपना काम टीचर के पास जमा करने से पहले आखिरी बार मतन की सेहत व क़तइयत चेक करता हूँ। जमा करने से पहले एक बार रिवीज़न करके चेक करके देता हूँ। लिखने की इस सतह पर तालिब इल्म क्या करता है? क्या मुसव्वदा यानी ड्राफ्ट तैयार करेगा? मुसव्वदा व यानी मुसव्वा, ठीक है,
दोबारा तैयार करेगा यानी रीड्राफ्टिंग करेगा, या प्रूफ पढ़ना। देखिए किस तरह का ट्रांसलेशन करके दिया गया। प्रूफ रीडिंग आपने पढ़ा होगा ना, एक क्या है एक इंग्लिश है, एक दूसरा उर्दू। प्रूफ पढ़ना यानी प्रूफ रीडिंग करना, हमजोलियों के ज़रिए ताजुन क़द्र यानी इवैल्यूएशन करना। देखिए यही है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है, काम सौंपने से पहले एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, उसी को प्रूफ रीडिंग कहते हैं। और जो दूसरा करता है उसको वेटिंग कहते हैं। ठीक है, वेटिंग। और ख़ुद ही जब उसको जांचते हैं उसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं। ठीक है, प्रूफ रीडिंग करता है। अच्छा, प्रूफ रीडिंग किसी और से भी करा सकते हैं, जिसमें एडिटिंग प्रूफ रीडिंग आप बार बार सुने होंगे, वही चीज़ है। दर्जा झेल में से कौन सा तरीक़ा ज़ुबान की क्लास में मकामी ज़ुबान के इस्तेमाल की हौसला अफजाई नहीं करता? किस तरीक़े में, यानी बच्चा अपनी मादरी ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं करता? फितरी तरीक़ा यानी नेचुरल मेथड, तरसील तरीक़ा यानी कम्युनिकेटिव मेथड, रास्त तरीक़ा यानी डायरेक्ट मेथड, समाई लसानी तरीक़ा। देखिए डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट। देखिए राइटिंग बहुत अच्छी इस कलम से नहीं बन पा रही। डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जैसे आप इंग्लिश बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में कोई लफ्ज़ आया, जैसे बैट, बैट मतलब बल्ला, कैट मतलब बिल्ली, डोर मतलब दरवाज़ा, तो आप उसका मतलब उर्दू में नहीं बताएंगे, बल्कि क्या करेंगे, डोर की जगह डोर की तस्वीर दिखा देंगे, ब्लैक बोर्ड की जगह ब्लैक बोर्ड की तस्वीर दिखा देंगे, चेयर की जगह चेयर की तस्वीर दिखाएंगे। ठीक है, उसमें जो है किसी और ज़ुबान का यानी ख़ास तौर पे मादरी ज़ुबान का सहारा नहीं लेंगे। जो ज़ुबान समझाते हैं उसी ज़ुबान ही में सारी चीज़ें बताएंगे, उसकी पिक्चर दिखा करके समझाएंगे। ये क्या है, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, आगे चलिए, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्या कहा जा रहा है, एक उस्ताद दूसरी जमात के तलबा के लिए मुख्तलिफ़ तदरीसी आमोज़शी मवाद यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल इकट्ठा करना चाहता है। TLM के इंतखाब का कौन सा मेयार मुनासिब नहीं है? जब आप TLM लाएंगे इसमें कौन सा मेयार मुनासिब नहीं होगा? मुंतखबा मवाद उस उम्र के बच्चों के लिए जाजिब और महफूज होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो भी TLM लाएँ वो बच्चों की एज और दर्जे को सामने यानी उसको जहन में रख कर लाएँ। मुंतखबा मवाद को इस काबिल होना चाहिए कि बच्चों को तहक़ीक़ व तजस्सुस का मौका फ़राहम हो सके। ठीक है, ये भी है, ये भी होना चाहिए। पूछा क्या जा रहा है, मुनासिब नहीं है। जहाँ नहीं आ जाए वहाँ आपका कान खड़ा हो जाए कि नहीं पूछा जा रहा है। मुंतखबा मवाद को तरजीहन मकामी तौर पर तैयार किया गया हो और मकामी तौर पर दस्तयाब होता कि बवक़्ते ज़रूरत आसानी से बदला जा सके। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। चौथा क्या है, मुंतखबा मवाद सिर्फ़ बच्चों का तैयार करदा हो। देखिए जो भी ऑप्शन एक्सट्रीम की तरफ ले जाए, सिर्फ, फ़कत, वो हमेशा गलत होता है। ठीक है, और यानी जो बच्चे खुद TLM थोड़ी तैयार करते लाते हैं, टीचर भी तैयार करता है, बच्चे भी तैयार करते हैं। उसे कुछ खुरदरा होना चाहिए ताकि हाथ से फिसले नहीं। यही चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। पूछा क्या जा रहा, दुरुस्त क्या नहीं है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। 119 नंबर पे क्या है, एक शुमूलियती यानी कंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव, खुश आइंदा और पुरलुत्फ माहौल पैदा करने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है? आप चाहें इंक्लूसिव टीचर सबको शामिल करें, अच्छा माहौल हो, पुरलुत्फ एनवायरनमेंट हो, याद रहे कि उस माहौल की कौमी दरसियाती खाके यानी NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, कौमी मतलब नेशनल, दरसियाती यानी करिकुलम, खाके मतलब फ्रेमवर्क में बयान करदा महारतों के फ़रोग़ के हिस्सों में बच्चों की शराकत की तायीद करने वाला होना चाहिए। बताइए कौन सा सबसे अच्छा तरीक़ा माना जाएगा, जिसमें NCF 2005 में बयान करदा
महारतों के फ़रोग के हिस्सों में बच्चों की शराकत की तायद, यानी जिस पर NCF 2005 ने भी जिसकी सिफारिश की है, बताइए कौन सा होगा। इंडोर सरगर्मियों को मुनाकिद करना, यानी अंदर अंदर क्लास के रूम ही सरगर्मियों को मुनाकिद करना, और सख्त धूप में उनके बाहर इनेकाद से बचना। ये गलत बात है, ठीक है। बच्चों को आराम थोड़ी देंगे, बच्चों को जैसी नीड है, बाहर दिखाने की नीड है तो बाहर भी कराएंगे। आमोज़गारों की अच्छी सेहत तंदुरुस्ती पर ख़ास तवज्जो देना। देखिए तायद करने वाला ये बहुत अहम नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, तरक्की के मुख्तलिफ़ मैदानों से बच्चों के काम का मुजाहरा करना। तरक्की के मुख्तलिफ़ मैदानों यानी डेवलपमेंट के, नशोनुमा के अलग अलग जो आयाम है उससे बच्चों का मुजाहरा करना, ये तो सबसे अच्छा लग रहा है। रंगीन माहौल के लिए क्लासरूम को सजाना बहुत इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है। मिला जुला करके तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आगे चलिए, ये आपका आखिरी सवाल है। दर्जा झेल में से कौन बुनियादी सतह पर यानी बेसिक लेवल पर दरसी किताब तैयार करने के उसूल में शामिल नहीं है। दरसी किताब जब आप तैयार करते हैं उसके कुछ उसूल हैं, ठीक है। दरसी किताब किस तरह से सिलेबस बनता कैसे है, इस पर मैंने डिटेल सी वीडियो बनाई है, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दरसियात के उसूल, सही बात है। कश के उसूल, कश मतलब होता है जैसे नहीं था मेहनत कश, यानी मेहनत करने वाला, उसको झेलने। कश के उसूल, जाहिर सी बात है जब आप कोई चीज़ करेंगे तो थोड़ा सा कश करके, यानी इधर उधर से गौर व फिक्र करके आप जो है सिलेबस को बनाएंगे। ठोस वसूल, ठोस का मतलब होता है एकदम कंक्रीट चीज़ें, ठोस वसूल जिसमें लचकदार ना हो। आगे क्या है, टेक्नोलॉजी के उसूल है भी। तो ठोस वसूल, कोई भी चीज़ एकदम रिजिड जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी नहीं मानी जाती, तो ये वसूल नहीं है। यहाँ क्या पूछा जा रहा, नहीं। इस साल यानी 2024 में जो आपका हुआ था पेपर, इसमें ज़्यादा जो जुलाई में हुआ था उसमें क्या है, ज़्यादा ये नहीं पूछा जा रहा था। आगे चलिए देखिए, उर्दू पेडागोजी सीटेट 2023 में मैंने पूरा आपका जो पेडागोजी का सिलेबस है सारी वीडियो बनाई है। उसमें से CDP की बहुत सारी वीडियो है, 46 वीडियो हैं। प्ले लिस्ट में जा कर के एक एक वीडियो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम बहुत है। और उसी के साथ मैंने अभी जल्दी ही मैराथन बनाई थी 2024 में जनवरी में, उर्दू पेडागोजी का पूरा निचोड़ 2 घंटे में पूरा निचोड़ बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों में मैंने समझाया है। इसको देखेंगे तो आपको एक मरतबा पेडागोजी का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसको एक एक करके भी डिटेल से देख सकते हैं। चलिए अब हम आखिर में क्या करेंगे, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी बहुत ही अहम चीज़ है। इस तरह से आप उर्दू, इंग्लिश, हिंदी में टर्मिनोलॉजी यूट्यूब पर कहीं नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसमें इसके ज़रिए हम थ्योरी भी सीखते हैं। जैसे माइक्रो टीचिंग, इसको उर्दू में क्या लिख के आ सकता है, खुर्द तदरीस, ठीक है, यानी सूक्ष्म शिक्षण। आपको पता है माइक्रो टीचिंग 36 घंटे की सर्कल होती है, ठीक है। इस पर भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है। सुपरवाइज़र उसमें होता है, यानी एक टीचर जो होता है क्या करता है, उसमें आपकी निगरानी करता है, उसको निगरां कहते हैं। उस सुपरवाइज़र को निगरां यानी पर्यवेक्षक। आगे क्या है, सिमुलेटेड इन्वायरमेंट, जो आपके साथी होते हैं वही आपके क्या बन जाते हैं, आपके तालिब इल्म बन जाते हैं। तो क्या सिमुलेटेड एनवायरनमेंट यानी फ़र्ज़ी माहौल, हकीकत में वो तालिब इल्म नहीं होते बल्कि 4-5 को बिठा दिया जाता है, आपका फीडबैक देते हैं, यानी नकली वातावरण जिसको कह सकते हैं, ठीक है। आगे है फीडबैक। जाहिर सी बात है जब आप पढ़ा करके रुकते हैं तो फीडबैक मिलता है, उसी को प्रतिक्रिया कहते हैं। स्केल डाउन, इसमें क्या होता है, क्लास की साइज़ भी यानी 5 से 10 होती है, 5 से 10 मिनट में एक स्किल पे ट्रेनिंग दी जाती है। यानी स्केल डाउन यानी मुख्तसर करना यानी घटाना, ठीक है। और देख लेते हैं स्टिमुलस वेरिएशन, यानी तदरीसी जो महारतें हैं उसमें से स्टिमुलस वेरिएशन, यानी आप एक जगह बुत बन के नहीं पढ़ाएंगे बल्कि थोड़ा हाथों से इशारा करेंगे, थोड़ा चलेंगे, ठीक है,
और जो भी समझाएंगे आपका आई कांटेक्ट तालिब इल्म से मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें स्टिमुलस वेरिएशन में आता है, ठीक है। यानी उत्तेजना भिन्नता, यानी पढ़ाते एक जगह खड़े होकर पढ़ाएंगे तो बच्चे बोर हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन यानी तारुफ, आप शुरू करने से पहले लेसन को आप किस तरह से इंट्रोडक्शन कराएंगे। साइलेंस नॉन वर्बल क्लू, यानी खामोश और गैर ज़ुबानी इशारात किस तरह से करते हैं, ठीक है, यानी मौन और गैर मौखिक संकेत। आगे है रीइंफोर्समेंट, जाहिर सी बात है बच्चों को अंदर इस तरह से आप रीइंफोर्स करेंगे ताकि बच्चा बार बार सवाल पूछे, यानी तक़वियत को कहते हैं रीइंफोर्समेंट। जैसे पुनर्बलन, कुछ पूछा थोड़ा गलत था, आपने कहा शाबाश, क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट किया। आगे है प्रोबिंग क्वेश्चन, यानी आपने एक सवाल पूछा, सवाल पूछ करके बच्चा नहीं जानता लेकिन ऐसा सवाल पूछते हैं उसी सवाल में उसका जवाब छिपा है, ये क्या है, ये प्रोबिंग क्वेश्चन यानी तहकीकी सवालात। ये भी एक टेक्निक है जो कि माइक्रो टीचिंग में, बल्कि अलग से भी एनसीईआरटी ने, एलन ने, इन सब ने इसको बताया है, ठीक है, यानी जाँच प्रश्न यानी तहकीकी सवालात। तो बस हमने बहुत कुछ सीखा, 10 टर्मिनोलॉजी को भी देखें। इससे पहले जो आपके 19 मॉक टेस्ट हुए हैं उसको भी प्लीज़ एक एक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपका सारा प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा और एकदम बिल्कुल इस तरह से पढ़ेंगे, उसका एकदम एनालाइज यानी तहलील बिल्कुल अच्छे से उसको ऑपरेशन करके समझ लेंगे और इसमें आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के क्लास में इतना ही। आप जाते जाते आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके रिवीजन भी कीजिएगा। इसी के साथ आप लाइक भी करें, कमेंट करके ज़रूर जाएं, फीडबैक ज़रूर दीजिए कि समझ में आया कि नहीं, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इसी के साथ ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।